बच्चों, आज हमको अध्ययन करना है स्तंभ। स्तंभ मतलब पिलर। तो स्तंभों पर बनी आकृतियाँ, अशोक के स्तंभों पर बनी जो आकृतियाँ हैं वे क्या हैं। तो आप याद रखेंगे कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो 4 जानवर हैं उनकी आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। इसमें जैसे आपसे पूछा जाता है कि स्तंभों पर बनी हुई आकृतियों में सिंह या लायन की आकृति किन स्तंभों पर खुदी हुई है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। ए कर लीजिए। ए लौरिया नंदनगढ़ पर है। लौरिया नंदनगढ़ पर है। हमको एक चीज और भी याद रखना है, यहीं पर याद रखना है। यही लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है या स्तंभ लेख है जिस पर मोर की आकृति भी खुदी है। मोर की आकृति भी खुदी हुई है और इसी मोर को इतिहासकार कौन है? ग्रून ब्रेडल। तो ग्रून ब्रेडल सर ने मोर को मौर्यों का राजकीय चिन्ह बताया है। क्लियर? तो आपने 2 चीजें यहां से सीखी। एक तो यह सीखा कि सिंह की आकृति है, दूसरा आपने सीखा कि मोर की आकृति खुदी हुई है, और तीसरा आपने यहां पर सीखा कि राजकीय चिन्ह मोर है मौर्यों का। यह किसने बताया? ग्रून ब्रेडल ने बताया। बच्चों, दूसरा है, या एक पॉइंट आप इसके अंदर और भी कर लेते हैं तो ठीक था। जो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है, इसी पर औरंगजेब ने भी अपना नाम बाद में उत्कीर्ण करवा दिया था। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, रामपुरवा। रामपुरवा स्तंभ लेख पर भी सिंह की आकृति बनी हुई है। आप एक और जानते हैं, सांची पर भी सिंह की ही आकृति खुदी हुई है। फिर एक और है और वो है सारनाथ। क्लियर? तो आपने ये चीज जान लिया। और सिंह किसका प्रतीक है? आप कहेंगे बुद्ध के ज्ञानी होने का प्रतीक है। अब दूसरा जो पशु आ रहा है वो है हाथी। हाथी। तो आप याद रखिएगा कि हाथी की आकृति किस पर है? आप कहेंगे सर संकिसा स्तंभ लेख पर है। फर्रुखाबाद में संकिसा है और इसी संकिसा पर हाथी की आकृति भी है। सांड की आकृति, तो आप कहेंगे कि सर एक तो ये रामपुरवा लिखा हुआ है, एक रामपुरवा वहीं पर ही है, दूसरा स्तंभ है ये रामपुरवा है, और रामपुरवा पर सांड की आकृति, रामपुरवा स्तंभ लेख पर सांड की आकृति बनी हुई है। क्लियर? तो बच्चों, आपने ये चीज़ें जब देखा तो अब अगली जो चीज़ें हमको जानना है वो क्या चीज़ जानना है, इंपॉर्टेंट करके जानना है। और चक्र की आकृति भी अशोक के अभिलेख पर बनी हुई है। ठीक है। और हमको ये भी याद रखना है कि सारनाथ का चक्र, सारनाथ का चक्र और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये जो शब्द है यह आज भारत सरकार का प्रतीक भी है, उसके झंडे में भी है, और यह सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य भी है। तो ये सारनाथ से ही लिया गया है। अब यहाँ आपसे पूछिएगा कि ये जो चक्र है इसमें कुल कितनी तीलियाँ हैं? तो बच्चों आप याद रखिएगा कि 24 तीलियाँ हैं, लेकिन जो धम्म चक्र है उसमें 8 तीलियाँ हैं। धम्म चक्र, बुद्ध का जो धम्म चक्र है उसमें कुल कितनी तीलियाँ हैं? 8 तीलियाँ हैं। और ये 8 तीलियाँ किसको डिनोट करती हैं या किसको प्रदर्शित करती हैं?
आप कहेंगे अष्टांगिक मार्ग को डिनोट करती हैं। और ये जो 24 तीलियां हैं ये आपको 24 घंटे 24 पल में आपको एक सतर्क नागरिक बनने का संदेश देती है। ठीक है, आपने जब ये चीज़ सीख लिया तो आप एक चीज़ और सीख लीजिए। क्या सीखना है आपको? आपको ये सीखना है कि जो स्तंभ बनता है, ठीक है, ये स्तंभ की आकृति क्या है। ठीक है, तो जो स्तंभ कला है इसके कितने भाग हैं, आप ये हेडिंग डाल दीजिए। तो आप लिखेंगे स्तंभ कला के भाग। स्तंभ कला के भाग, ये कितने हैं? आप कहोगे कि सर ये 4 है। ठीक है, कौन है? एक है बेलन, बेलन। दूसरा है क्या बच्चों? सिरस, सिरस। और तीसरा क्या है? शीर्ष फलक। फलक। और चौथा क्या है? तो आप कहेंगे शीर्ष आकृति। शीर्ष आकृति, ये 4 हैं। क्लियर ना? अब प्रश्न आता है कि बेलन क्या है? तो आप कहोगे कि देखो ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी से आकाश की ओर जाने वाला जो एकास्मक पत्थर है, ठीक है, इसी को बेलन कहा जाता है। यही बेलन है। शीर्ष तो आप समझ गए, ये शीर्ष है। और शीर्ष फलक क्या है? इसके ऊपर रखा हुआ एक पत्थर है। और अब शीर्ष आकृति, इस पर आप किसी जानवर की आकृति बना दीजिएगा, मानव की आकृति मत बनाइएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने देखा कि स्तंभ कला के भाग क्या हैं। ठीक है, और अब हम लोग आगे की बातें करते हैं। तो आगे की जो बातें हमारी होंगी वो हम लोग देखते हैं, वो क्या होगा? शिलालेखों की बात हम करते हैं। देखिए, हमने स्तंभ की बात किया, अब शिलालेख की बात करेंगे। और इन शिलालेखों को हम लोग क्या करेंगे? इन शिलालेखों को हम लोग बड़े आसानी के साथ पूरा का पूरा मैटर है एक जगह, ठीक है, स्टडी करेंगे। क्लियर? एक मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इधर बैठिए, इधर। अब ये देखिए, स्तंभों पर बनी हुई आकृतियों के बाद हमको क्या चीज़ चेंज करनी है? हेडिंग बृहद शिलालेखों के बारे में जानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख जानते हैं। क्लियर? तो बच्चों एक ही याद रखना, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें मैं ले रहा हूँ, आप इसे समझना, बहुत स्लो स्पीड में ले रहा हूँ। बृहद शिलालेख कुल कितने हैं? तो आप देखो, ये लिखा है शिला और ये लिखा है लेख। क्लियर? तो कुल बृहद शिला, इसको छोड़ दो आप, बस इतनी सी बात आप करो पहले। ठीक है, बृहद शिलाएं कितनी हैं? तो आप कहोगे कि सर 8 स्थानों से पाई जाती हैं। बृहद शिलालेख कुल 8 स्थानों से पाई जाती हैं। पहले तो आप इतना जानो, 8 स्थानों पर हैं। ठीक है, अब ये जो 8 है इसको आप ऐसे बांट दो। आप क्या पढ़ रहे हो? ये जो बृहद शिलाएं हैं ये कितने स्थानों से, कुल कितने स्थानों से हैं, पाई जाती हैं? आप कहेंगे 8 स्थानों से पाई जाती हैं सर। ठीक है, ये 6 स्थान ये भारत में है
और 2 स्थान यह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर है। क्लियर हो गया इतना? तो अब आप एक चीज और समझो, पहले आप इसको फाइनल कर लो। पाकिस्तान में ये कौन है? ठीक है, पाकिस्तान में कहां है? तो आप कहोगे कि सर पेशावर में है। पेशावर पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। और कहां है? आप कहेंगे सर हजारा डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? तो एक तो आपने ये देखा कि पेशावर डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा हजारा में है। ठीक है, अब जो पेशावर डिस्ट्रिक्ट में है उसका क्या नाम है? आप कह दीजिएगा शहबाजगढ़ी में है, वो शहबाजगढ़ी में है, खड़ा है ये। और हजारा वाला क्या है? आप कहेंगे सर ये मानसेरा है, मानसेरा है। ठीक है, शहबाजगढ़ी और मानसेरा में खड़ा है ये। बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, इसकी लिपि क्या है इन दोनों की? आप कहोगे कि ये सर खरोष्ठी की है, खरोष्ठी लिपि में है। ये भी आपने जान लिया। अब हमको एक चीज और याद रखना है, क्या? इसकी खोज किसने किया था? मानसेरा का खोजकर्ता, खोजकर्ता लिख लीजिएगा, डिस्कवरर। ठीक है, तो मानसेरा की खोज करता है महान इतिहासकार कनिंघम सर हैं। और अब अगर आपसे पूछा जाता है कि शहबाजगढ़ी का खोजकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे सर कोल्ट है, सर कोल्ट। सर लगा लीजिएगा, सर कोल्ट ने इसकी तलाश किया है। तो आपने इतना तो जान लिया ना। अब हम चलते हैं भारत में। भारत में कहाँ कहाँ है और किसने किसने इसे खोजा है, तो इसे हम हटा रहे हैं। तो ये देखिए, इसको हमने हटा दिया। अब हम चलते हैं भारत में। तो भारत में कुल 6 स्थानों पर हैंगे। तो ये देखिए 6 स्थान हम गिनाते हैं। क्लियर? 1 2 3 4 5 और 6। तो एक आइए हम लोग चलते हैं गुजरात में के गिरनार जिले में चलते हैं। गुजरात में आते हैं, और गुजरात में कहाँ है? आप कहेंगे गिरनार में है, गिरनार। और इसकी खोज किसने किया था? तो बच्चों आप याद रखना, कर्नल टॉड ने किया था, कर्नल टॉड। ठीक है, इसकी खोज किया था। फिर गुजरात के बाद हम लोग नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं तो आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र आ गया। तो महाराष्ट्र में कौन से स्थान पर है? आप कहेंगे सर सोपारा में है, सोपारा में है। ठीक बच्चों, फिर ये पूछ देगा इस अभिलेख को किसने खोजा, तो आप कहते हैं ना कि भगवान लाल इंदू जी ने खोजा था। खोजकर्ता कौन है? भगवान लाल, भगवान लाल इंदू जी, इंदू जी ने खोजा था। बस इतना याद रखिए, भगवान लाल इंदू जी ने खोजा था। फिर हम चलते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब इधर कौन सा स्टेट बच रहा है? इधर बच रहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थान आएगा? आप कहेंगे कर्नूल जिला आता है, कर्नूल जिले में। तो कर्नूल जिले में कौन सा है? एरगुड़ी, गुड़ी। ये बृहद शिलालेख है, हमने आपको बताया था। या इसकी लेखन शैली ये अलग है ना? कौन सी है? हलावर्त में है, ये बताया था। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी बताते हैं। हाँ सॉरी, अणु घोष है, अणु घोष है ये।
अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो फोर्थ पॉइंट में हम चलते हैं उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में 2 अभिलेख पाए जाते हैं। एक है गंजाम में, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, फिर उड़ीसा लिख देंगे। और दूसरा आता है पुरी में, पुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो पुरी डिस्ट्रिक्ट में है धौली, और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में जौगढ़ आता है, जौगढ़। और इसका खोजकर्ता कौन है बेटा? आप कहोगे सर वाल्टर है, वाल्टर। क्लियर ना? और अब बचा क्या? छठा बच रहा है, अंतिम बच रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन सा आता है? आप कहेंगे सर देहरादून में आता है ये, देहरादून में। और देहरादून में कौन है? देहरादून न लिख करके मसूरी आप लिख दीजिए, मसूरी। और मसूरी में कौन सा है? आप कहेंगे कलसी में है ये सर, कलसी। कलसी बृहद शिलालेख है। और इसके जो खोज करता है वो कौन है? फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है। तो एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं। ठीक है, सबके खोजकर्ता हो गए हैं। कर्नल टाट हो गए, भगवान दास इसके हो गए, अणु घोष भी इसके हो गए, वॉल्टेयर हो गए। धौली का छूटा हुआ है। तो धौली की जो खोज करता है वो है किंटो, किंटो। ये धौली के बृहद स्तंभ लेख की खोज करता है। आपने इतना जान लिया ना, अब एक चीज और जान लीजिएगा। ये उड़ीसा वाला दोनों आप जाइए, आप उड़ीसा में ये उड़ीसा दोनों और ये दोनों। तो आप याद रखिएगा, ये जो जौगढ़ और धौली है, इन्हें क्या कहा जाता है? पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन दोनों को, जौगढ़ और धौली को? तो या आप उड़ीसा के दोनों अभिलेखों को तो आप कहेंगे पृथक कलिंग, ठीक है, अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? अमर इबारत होती है। क्यों बनाया गया है ये आपको बताया गया है। जन जन को संदेश देना और बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाना, या आप कह सकते हैं विचारों को अमृत देना भी इसका उद्देश्य है। तो अब ये पृथक का मतलब क्या होता है? पृथक का मतलब होता है अलग। पृथक का मतलब होता है अलग, जो अलग है। किससे अलग है? तो आप कहेंगे इसमें कलिंग का विवरण नहीं है। अन्य में कलिंग का विवरण दिया गया है, लेकिन धौली और जौगढ़ में कलिंग का विवरण नहीं दिया गया है। इसमें क्या कहता है अशोक? आप कहेंगे सर वो नैतिक आदेश देता है, ठीक है, और वो कहता है कि मेरे जो अधिकारी हैं, नगर मजिस्ट्रेट हैं, नगर विहोलक हैं, वो मेरी जनता के साथ किसी प्रकार का अत्याचार न करें और विदाउट फियर एंड फेवर, मतलब बिना भय और प्रीति के वो न्याय दें। लेकिन यहाँ पर कलिंग उल्लेख नहीं करना चाहता। क्यों? या कलिंग युद्ध का विवरण नहीं देना चाहता। जाहिर सी बात है यार, किसी के घर में आप पहुँच करके आप ये बताएंगे कि हमने इतने लोगों को मार डाला है तो कैसा होगा? तो ऐसी स्थितियों में वह इससे बचना चाहता है। क्लियर हो गया ये? तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों पर कौन कौन लेख नहीं है। पृथक कलिंग अभिलेख पर कौन कौन लेख नहीं है? 11, 12 और 13 यह लेख नहीं है। ठीक है ना?
इसीलिए इनको पृथक कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, आपने ये देखा कि कुल कितने स्थानों से पाए गए हैं, कुल कितनी संख्या में है, ये आपके सामने ये स्पष्ट रूप से रखा गया है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इस पर लेख कितने हैं, इन शिलाओं पर लेख कितने हैं। तो आप कह देना कि सर इस पर लेख 14 है, 14 लेख हर पर हैं, ठीक है। लेकिन 11, 12 और 13 लेख ये किस पर नहीं है, तो आप कहोगे कि सर जौगढ़ पर नहीं है, धौली पर नहीं है, और शेष सब पर हैं। 14 बातें सब जगहों पर दी गई हैं। तो बच्चों ये हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम रियल में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इनके जो पूरा तो नहीं लेकिन उसके महत्वपूर्ण चीज़ों को, ठीक है, आपको जानना ही पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि प्रथम लेख में क्या है, जो बृहद शिलालेख है इसका 14 बातें हैं ना, तो पहली बात उस पर क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे 2 बातें। पहले शिलालेख पर, पहले जो बात है शिला पर लेख है उसमें 2 बातें हैं। एक क्या है, पशु हत्या पर रोक लगाने की बात करता है, और कहता भी है कि मेरी रसोई के लिए भी प्रतिदिन 1 मोर मारा जाए और 2 हिरन मारा जाए, धीरे धीरे इसे रोक दिया जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ब्रॉड माइंडेड है वो। अचानक किसी चीज पर ब्रेक नहीं मारना चाहता, वो कहता है कि धीरे धीरे आप पशु हत्या पर रोक लगा दें, और मेरी रसोई के लिए भी जो इतने मारे जाते थे वह अब केवल 1 ही मारा जाए और 2 ही हिरण मारे जाए, ठीक है ना। सेकंड बात वो क्या कहना चाह रहा है, बी पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इसमें कहता है कि जो सामाजिक समारोह हैं ये बेकार की बातें हैं। जो सोशल फेस्टिवल होते हैं जैसे शादी विवाह में, ठीक है, इसमें लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं, ठीक है। घर में बूढ़ा बाप होता है, उसकी दवा के लिए पैसा हो या ना हो, लेकिन सुबाजी में ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो सामाजिक समारोहों पर ये क्या करना चाहता है, वह प्रतिबंध लगाना चाहता है, ठीक है ना। इसका निर्देश देता है किसमें, पहले लेख में। बच्चों दूसरी बात क्या है, दूसरा संदेश उसने क्या किया है, तो आप कहेंगे दूसरा बृहद शिलालेख पर वो कहता है कि मेरी सीमाओं पर, कौन सी सीमाओं पर, दक्षिणी सीमाओं पर, मेरी दक्षिणी सीमाओं पर क्या है, तो इसमें भी कह दीजिएगा, इसमें भी 2 बातें करता है वो। एक कहता है कि मेरे दक्षिण साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर, ठीक है, मेरे साम्राज्य दक्षिण सीमा मतलब ये हो गया, ये जो इसका दक्षिणी सीमा है इसकी बात वो कर रहा है। तो कह रहा है कि यहां पर कौन लोग हैं, तो कहता है कि सर यहां पर रहते हैं चेर, यहां पर रहते हैं चोल, यहां पर और कौन रहता है, पांड रहते हैं, और कौन रहता है, सत्य पुत्र रहते हैं, ठीक है। तो चेर आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे, चोल पढ़ेंगे, पांड पढ़ेंगे, लेकिन सत्यपुत्र के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसको हटाते हैं। अब दूसरे शिलालेख में दूसरी बात क्या कही गई, उसमें कहा गया कि चिकित्सा के प्रबंध किए जाएं, चिकित्सा का प्रबंध किया जाए। किसकी चिकित्सा के प्रबंध करने की बात कर रहा है वो, आप कहेंगे मनुष्यों और पशुओं सबकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, मनुष्य और पशु सबकी चिकित्सा की बात की जाए, क्योंकि जो दर्द मनुष्य को है वही दर्द पशु को भी है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में हमारी संवेदनाएं दोनों के प्रति समान होनी चाहिए, इसलिए वह सबकी चिकित्सा की बात करता है। अब तीसरे में क्या कहता है, तीसरे बृहद शिलालेख में वो कहता है, ठीक है, 2 बातें कहेगा 1 और 2। पहली बात क्या कर रहा है, वो कहता है कि मैं अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष 69 में 269 में उसका ताजपोशी हो रही है, 12 वर्ष माइनस कर लीजिएगा,
तो कह रहा है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में 3 अधिकारियों के कार्य में बदलाव लाया है। ठीक है, 3 अधिकारियों के कार्य में बदलाव लाया है। ये कौन कौन अधिकारी है? युक्त हैं, राजुक हैं और कौन है? प्रादेशिक है। क्या बदलाव ला रहा है? कह रहा है कि आप अपना जो पहले वाला कार्य है, पुराना वाला कार्य है, वो तो करते ही रहिए। ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है आपको। आपको नया कार्य भी सौंपा जा रहा है। क्या सौंपा जा रहा है? कि आप दौरे पर जाते रहें, दौरे पर जाते रहें और दौरे पर धम्म का संदेश देते रहें, ताकि मेरी जनता नैतिकता से युक्त हो सके। दूसरी बात क्या कह रहा है? वो अपनी जनता को कह रहा है, ठीक है, कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। ये बातें कर रहा है। बच्चों, एक काम आप और कर लेते तो आपको और आसानी हो जाती। इसको आप 3 पॉइंट कर लो। ठीक है, इसमें लिख देने से आपके ऊपर दबाव नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको 3 पॉइंट कर दिया। थोड़ा ही व्यय कर लो, थोड़ा खर्च करो, थोड़ा व्यय करो, थोड़ा संचय करो। ठीक है, ये भी कर लिया आपने। अब आप एक काम और कर लो। ठीक है, अलग करो मैटर को, तो आप आसान करोगे। किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, पिटी पिटाई बात करने से काम नहीं चलेगा। आप एक पॉइंट और कर लो इसमें। ठीक है, आप कहोगे कि वो आगे भी कहता है कि देखो मेरी जनता, आप ब्राह्मणों के साथ और किसके साथ? आप कहेंगे जो श्रमण हैं, श्रमण मतलब सन्यासी, सन्यासी हैं और मित्र हैं, मित्र, इनके साथ सद्व्यवहार करिए। बच्चों, इसका मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये अपने महत्व को खो चुके थे, ये अपने महत्व को खो चुके थे। ठीक है, जैसे आज भी ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, श्रमण भी बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, लेकिन कुछ साधु सन्यासी तो आप जान ही रहे हो, कुछ ऐसे भी हैं कि जो उनका नाम लेने से भी, ठीक है, कलंकित होता है और शेष समाज इन्हीं के कारण बदनाम हो जाता है। तो आपने जब ये चीज़ें सीख लिया तो आप देखिए चौथी बात वो क्या कर रहा है। शिलालेख चौथे में वो क्या बात कर रहा है, तो आइए देखते हैं। तो आप याद रखिएगा, चौथी बात में वो कहता है, चौथी जो बृहद शिलालेख है उसमें परिणाम बताता है। क्या बताता है? परिणाम। कैसा परिणाम बता रहा है? कहता है कि मेरे धम्म के प्रचार से, मेरे धम्म के प्रचार से, ठीक है, जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या परिणाम आया है। ठीक है, तो आप कह देंगे, वो कहता है एक, तो ये आया कि जो अनैतिकतापूर्ण कार्य थे, अनैतिकता, ठीक है, पूर्ण कार्य थे, उसमें कमी आई है, मतलब अनैतिक कार्यों में कमी आई है। फिर वो कह रहा है लोग हिंसा से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है मित्रों और रिश्तेदारों के साथ, ठीक है, अशोभनीय जो व्यवहार किया जाता था उसमें कमी आई है। फिर चौथी बात वो क्या कह रहा है? कहता है कि ब्राह्मणों और श्रमणों के निरादर की जो प्रवृत्ति चल रही थी वह प्रवृत्ति में गिरावट आई है। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, यहाँ लिख लीजिएगा, बस इतना कर लिए, गिरावट आई है। किसमें? इनके निरादर में जो गिरावट आई है, मतलब अब लोग इनको असम्मानित नहीं करते। फिर कह रहा है कि पशु हत्या में भी कमी आई है। तो बच्चों आपने ये चीज़ कर लिया, ठीक है, और आप छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप अगर इसे तैयार करते हैं तो काम की चीज़ें हैं, ठीक है। और आप याद रखेंगे पांचवा, और ये भी याद रखिएगा कि आपको जल्दी इतने मैटर मिल नहीं पाते हैं, ठीक, इसलिए प्लीज़
कोशिश करके आप इसे संकलित कर लेंगे। 5वें शिलालेख में कहता क्या है कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में मैंने धम्म महामात्य की नियुक्ति किया है। किसकी नियुक्ति किया है? धम्म महामात्य की नियुक्ति किया है। क्लियर? और इस नियुक्ति पर उसे प्राउड है, क्योंकि इसके पूर्व कहता है कि मेरे से पूर्व किसी ने यह कार्य नहीं किया। 6ठे लेख में वो क्या लिखता है? वो गुप्तचरों को निर्देश देता है। गुप्तचरों को निर्देश देता है। ठीक है, क्या निर्देश देता है? ठीक है, वो कहता है कि देखो मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं रसोई में रहूं, मतलब खाना खा रहा हूं, चाहे वह शयन कक्ष में हूं अलॉन्ग विथ, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है, शयन कक्ष में हूं, तो उस समय भी मेरे गुप्तचर मुझे मेरी जनता के बारे में, उसके कष्ट के बारे में कोई सूचना देने के लिए आ सकते हैं, किसी प्रकार की सूचना देने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि मैं जनता का ऋणी हूं और मैं उसके ऋण को चुकाना चाहता हूं। आप सोच सकते हैं, इतना जनहितैषी सम्राट था वो। और अब 7वां देखिए, 7वें में क्या बात करता है वो, तो कहता है कि देखिए जो संयम है, आदमी को संयम रखना चाहिए और आत्मशुद्धि रखना चाहिए। आप संयमशील हों, आत्मशुद्धि रखें, ठीक है। 8वें में वो कहता है कि मैंने धम्म यात्रा को शुरू कर दिया है, मैंने शिकार की यात्रा या बिहार की यात्रा को छोड़ दिया है, मैं धम्म की यात्रा करता हूँ, ठीक है, जहाँ जाता हूँ वहाँ लोगों को, ठीक है, सद्व्यवहार करने का निर्देश देता हूँ, ठीक है। अब 9वें में वो क्या कहता है? वो कहता है कि धम्म मंगल ही सर्वश्रेष्ठ मंगल है। जैसे लोग शादी विवाह करते हैं, सब मंगलाचार करते हैं, वो कहते हैं सब बेकार की बातें हैं, आपके कहने से किसी का मंगल नहीं होता, ठीक है। आप कार्य तो करिए, नैतिकतापूर्ण कार्य करिए, लोगों का धम्म मंगल हो जाएगा, मतलब तब लोगों का मंगल होगा। ऐसा नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी रख करके और आप कार्य करें, इससे किसी का हित हो जाएगा, ठीक है। फिर 10वां वो कहता है कि देखो जो गौरव है ये की निंदा करता है, वो कहता है कि ये सब झूठी बातें हैं, गौरव ये आपका बघारना, सेखी बघारना, ठीक है, ये जो शोबाजी है, इससे वो कहता है सब बेकार की बातें हैं, ये सब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। 11वें में वो क्या कहता है? कहता है कि देखो जो अपने से बड़ा है, जो अपने से बड़ा है उसका आदर करना तो सीखो, उसका आदर करना सीखो। और बड़ों से क्या कहता है कि आप जो आपसे छोटे हैं उनको सम्मान करें और उनको रास्ता दिखाना भी सीखें, ठीक है। और 12वें में वो क्या कहता है? 12वें में वो सूचना देता है कि मैंने 2 अधिकारियों की नियुक्ति किया है, एक ब्रज भूमिक की नियुक्ति किया है, ब्रज भूमिक, और दूसरा हमने किसकी नियुक्ति किया है? आप कहेंगे स्त्रियाध्यक्ष की नियुक्ति किया है, स्त्रियाध्यक्ष की नियुक्ति किया है। ब्रजभूमि क्या है? पशुओं की चारा और गाह के लिए उनकी सब चिकित्सा और सब करने के लिए उसने इस अधिकारी की नियुक्ति किया था। और स्त्रियाध्यक्ष आप समझ रहे हो, ठीक है, कि जो गलत प्रकार की स्त्रियां होती हैं उन पर नज़र रखने का वो निर्देश देता है, ठीक है। अब फिर 13वीं बात वो क्या कहता है? 13वें शिलालेख में वो क्या कहता है? तो आप कहेंगे 13वें शिलालेख में ही सर जी वह एक सूचना देता है और वो कहता है कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में देता है, कलिंग युद्ध का विवरण देता है। वो उसमें बेकार वाली बातें हैं आपके लिए कि 1 लाख लोग ही मारे गए तो 1.5 लाख ये हो गया वो हो गया, कोई मतलब नहीं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू। बच्चों कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी इसलिए ये मैटर कट गया था। और आइए हम लोग देखते हैं जो कलिंग बृहद शिलालेख है इसके बारे में जानते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि कलिंग बृहद शिलालेख ये 13वां शिलालेख है
और इस शिलालेख पर अशोक क्या क्या बातें करता है। तो पहली बात अशोक ये कर रहा है, जो पहली बड़ी बात है वो ये कर रहा है कि वो कलिंग युद्ध का विवरण देता है यहाँ एक। दूसरी बात वो कहता है कि रणबेरियों के बजाने से अच्छा है कि हम धम्मघोष क्यों न करें। धम्मघोष, या आप कह सकते हैं वो धम्म विजय की बात कर रहा है। रण विजय के स्थान पर वो धम्म विजय की बात कर रहा है, ठीक है। और तीसरी बात वो कहता है, आटविकों, आप अपनी दुष्टता को बंद कर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कर दी जाएगी। मतलब वो आटविकों के बारे में जानकारी दे रहा है कि आटविक लोग ठीक लोग नहीं हैं। अब अगर हम लोग इनके बारे में देखें, इसके बारे में देखें, तो एक चीज़ और हमारे सामने निकल कर आती है, और वो आती है कि इसी में अशोक जो अपने धर्मदूत भेजे हैं विदेशों में, उनकी सूची भी देता है। तो विदेशों में जो दूत भेजे गए हैं उनमें वो कहाँ कहाँ भेजता है, तो आप कहेंगे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, चेर, चोल, पांड्य, उनके बारे में जानकारी देता है। और बच्चों एक और विशेष बात है कि वह अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप में अपने दूतों को भेजने की जानकारी देता है। तो अब आप सोचेंगे कि अफ्रीका में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर वो अपने धर्मदूत को भेज रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अफ्रीका में एक देश तुर्मय है जिसे वर्तमान में मिस्र कहा जाता है, और पश्चिम एशिया में एक देश है माका, यहाँ पर वो अपने धर्मदूत भेजने की जानकारी देता है। माका का जो शासक था वह कौन था? मत्सज्ञ था, मत्सज्ञ था। और इसका वर्तमान में संबंध किससे स्थापित किया जा सकता है? आप कहेंगे कि सर वह लीबिया है, ठीक है। और एक और देश यूरोप की बात आती है, तो यूरोप में अगर पूछा जाए कि यूरोप में वह किस देश में अपना धर्मदूत भेजता है, तो आप कह देना मैसेडोनिया में, या सिकंदर के मैसेडोनिया में वह अपने धर्मदूत को भेजता है, ठीक है। फिर आप एक और कंट्री आती है पश्चिम एशिया की ही, सीरिया। तो सीरिया में भी धर्मदूत भेजने की जानकारी देता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि सीरिया को वह किस नाम से पुकारता है, तो आप कहोगे कि सर अंतियोक नाम देता है, अंतियोक नाम देता है। और मैं सोचता हूँ कि आप इसके बारे में समझ चुके होंगे कि कलिंग जो बृहद शिलालेख है या 13वां शिलालेख है, उसमें अशोक क्या जानकारी देता है। अब बच्चों इसके बाद हमारे सामने एक प्रश्न और निकल कर आता है, और वो निकल कर ये आता है कि हमने बृहद शिलालेख को तो देखा, लेकिन हमने लघु शिलालेख नहीं देखा है। तो आइए हम लोग लघु शिलालेख को देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख ये लिखा हुआ है। तो हमको एक चीज़ याद रखना होगा कि लघु शिलालेख किन किन देशों से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिएगा। तो आप कह दीजिएगा कि सर अफगानिस्तान से पाया जाता है सर, और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान से पाया जाएगा, पाकिस्तान लिख लीजिएगा। और ये भारत से पाया जाता है। अफगानिस्तान से 2 पाए जाते हैं, एक कांधार पाया जाता है, और ये कांधार द्विभाषी है। आपको बताया जा चुका है कि इसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है, द्विभाषी है। और वो दोनों लिपियां क्या हैं? आप कहेंगे सर एक ग्रीक है और दूसरा अरामीक है, मेक है। और ये सबसे अंतिम में अशोक का निर्मित या अशोक द्वारा निर्मित अभिलेख है, और सबसे उत्तर पश्चिम में सबसे अंत में खड़ा है ये। और एक बात और आप याद रखिएगा कि जो कांधार अभिलेख है
और एक चीज़ भी हमने आपको बताया था कि गांधार अभिलेख धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जितने भी लघु शिलालेख हैं वो सभी धर्म सापेक्ष हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ बता रखा है, आप पीछे का मैटर देख लीजिए। फिर इसके बाद जलालाबाद आता है, लेकिन जलालाबाद में कौन सा अभिलेख है? तो आप कहेंगे लमगान है, लमगान है, ठीक है। फिर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो तक्षशिला अभिलेख आता है, तक्षशिला लघु शिलालेख है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। खैर ये सब चीज़ें ठीक है। अब आप आइए जो इंडिया है इसके बारे में जानते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो बच्चों इंडिया में हम देखते हैं या भारत में देखते हैं कौन कौन सा है, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम चलेंगे राजस्थान में। राजस्थान में चलेंगे तो राजस्थान में आएगा जयपुर, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है भाबरू, भाबरू, ठीक है। और भाबरू में ही जो लघु शिलालेख है इसी में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था दिखाता है। मतलब त्रिरत्न बुद्धम शरणम गच्छामि, और इसके बाद क्या आता है? धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। में वह अपनी क्या दिखाता है? आस्था दिखाता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश। राजस्थान के तुरंत बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आता है दतिया। राजस्थान के बाद हम लोग कहाँ चल रहे हैं? एमपी में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है दतिया, और दतिया में ही एक अभिलेख खड़ा है अशोक का, और वो है गुर्जरा। और इसमें खास बात आपको याद रखना है कि इसमें अशोक का नाम अशोक दिया गया है, देवनामपी नहीं दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, और मिर्ज़ापुर में अहरौरा लघु शिलालेख खड़ा है अशोक का, अहरौरा, ठीक है। और हमको ये भी याद रखना है कि अशोक के अभिलेख लाल बलुए पत्थर से बने हैं, और वो सभी मिर्ज़ापुर से ही बने हैं। फिर इसके बाद बिहार में आता है, तो बिहार में सासाराम है। सासाराम में भी अशोक का लघु शिलालेख खड़ा है। लेकिन अब हमारे सामने जो आ रहा है ये महत्वपूर्ण है, कर्नाटक। और कर्नाटक में अशोक के जो अभिलेख हैं ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, मास्की, ठीक है। और मास्की में अशोक का नाम अशोक दिया गया है, और ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर दूसरा आप याद रखिएगा ब्रह्मगिरी। ये ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, कर्नाटक के चित्तलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है बच्चों। और इसकी खास बात है ब्रह्मगिरी में, दो बातें आप याद रखिएगा। इसमें अशोक अपने शिल्पी का नाम उत्कीर्ण कराता है, और शिल्पी कौन है जिसने अशोक के अभिलेखों को उत्कीर्ण किया है? वह है चापड़। और एक खास बात आप और याद रखिएगा, इसी ब्रह्मगिरी अभिलेख में अशोक एक चीज़ का और दावा करता है, और वो किसका दावा करता है? वो कहता है कि मैंने पृथ्वी से भूदेव, किसको? भूदेव मतलब ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेत्तूर। और नेत्तूर जो अभिलेख है ये भी कहाँ है? कर्नाटक में ही खड़ा है, और इसमें भी अशोक का नाम अशोक दिया गया है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में एरुगुड़ी, जिसे हमने आपको बताया था कि हलावर्त लिपि में है, एकमात्र है, ठीक है। वो क्या है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सा अभिलेख है? आप कहोगे कि एर्रगुड़ी है, और एर्रगुड़ी किस में है? आप कहोगे कि यह हलावर्त लिपि में है, ठीक है। इसके बारे में हमने इसके पहले भी आपको मैटर दे रखा था। और अब हम लोग लघु शिलालेखों को पढ़ने के बाद आते हैं और पढ़ते हैं स्तंभ लेख। तो जो स्तंभ लेख है या पिलर एडिक्ट्स हैं, स्तंभ लेख, ठीक है। इसमें आप एक खास बात याद रखिएगा, स्तंभ केवल 6 हैं, लेकिन इस पर लेख कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। और ये 7 लेख हैं, लेकिन स्तंभ 6 हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर, एक है दिल्ली टोपरा, दिल्ली
टोपरा, पहले आप लिख लें फिर हम व्याख्या कर दे रहे। दिल्ली मेरठ, दिल्ली हो गया और ये हो गया मेरठ, फिर हो गया तीसरा रामपुरवा, रामपुरवा, फिर चौथा हो गया लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, फिर ये हो गया पांचवा लौरिया अरराज, अरराज, और फिर जो छठा आ रहा है वो है प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, इसको आप महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, इसको महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। और अब आप आइए देखते हैं, ये दिल्ली और टोपरा दो स्थान लिखा है, मतलब ये बताना चाहता है कि अशोक ने इसे स्थापित कराया था टोपरा में, लेकिन ये सुल्तान फिरोज हैं, फिरोज तुगलक हैं, जिन्होंने टोपरा से ला करके दिल्ली में जामा मस्जिद के ठीक सामने इसको स्थापित कराया है। कौन जानकारी देता है? शम्स ए सिराज अफीफ ने यह जानकारी दिया है। ठीक है, अब आता है दिल्ली टोपरा के बारे में आप और चीजें जान लीजिएगा। ठीक है, यही वह स्तंभ लेख है जिसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का दावा सबसे पहले किसने किया था? जेम्स प्रिंसप ने किया था। लेकिन एक चीज आपको और याद रखना है कि जेम्स प्रिंसप ने गलत तरीके से पढ़ा था। उन्होंने जो देवनामपी है इसका संबंध किससे स्थापित कर दिया था? श्रीलंका के शासक तिस्स से स्थापित कर दिया था। ठीक है ना, श्रीलंका के जो शासक हैं तिस्स, उनसे स्थापित कर दिया था देवनामपी का संबंध है। क्लियर हो गया? अब आपको याद रखना है, लेकिन देवनामपी का संबंध अशोक से स्थापित करने वाला पहला इतिहासकार है टर्नर। टर्नर 1859 में इन्होंने कहा कि देवनामपी ये अशोक द ग्रेट हैं। ठीक है, अशोक सम्राट है। और एक पॉइंट इसके अंदर और आपको याद रखना है कि जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, इसी को 1750 में टी पैंथलर ने देखा था और ये बताया था, ठीक है, कि यह अभिलेख, ठीक है, अशोक का है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ें जान लिया, दिल्ली टोपरा के बारे में आप जान लिए। अब दिल्ली मेरठ के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली मेरठ ये मूलतः मेरठ में था, जिसे फिरोज तुगलक ने मंगा करके और कुस्क ए शिकार बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ा किया था। ठीक है, कौन जानकारी देता है? बस वही शम्स ए सिराज अफीफ। अब ये जो रामपुर, देखिए, जहां तक रामपुरवा की बात थी, ये रामपुरवा है कहाँ? आप बोलोगे कि बिहार के अंदर है सर, और बिहार में कहाँ पर है? बेतिया में है। और इस पर किसकी आकृति खुदी हुई थी? तो आप कहेंगे सिंह की आकृति ये बनी हुई है। फिर लौरिया नंदनगढ़ की बात की जाए तो हमने आपको इसके पहले बता रखा था कि लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है, इस पर मोर की आकृति बनी हुई थी। फिर हम आपको याद दिला दें कि ये जो मोर है, ये मौर्यों का राज की चिन्ह है। और आज भी आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्लियर? और ये मोर मौर्यों का राज की चिन्ह था। इसे किसने बताया था? ये भी आपको बताया जा चुका है ना, कि ग्रोन ब्रेडल सर ने बताया है। क्लियर हो गया? अब लौरिया राज में कोई मैटर नहीं है। अब हमको याद रखना है प्रयागराज के बारे में। तो बच्चों, प्रयागराज में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रयागराज अभिलेख है या स्तंभ लेख है, ये मूल रूप से कहाँ पर था? तो आप कह दोगे कि सर ये मूल रूप से कौशाम्बी में था। लेकिन ये देखो, 1583 में एक शहर की स्थापना की गई थी, और उस शहर का नाम आपको पता है ना, वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसे आज आप इलाहाबाद कहते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद का मतलब है अल्लाह जहाँ आबाद होता हो या अल्लाह को जो प्यारा हो, वही शहर है इलाहाबाद।
या इलाहाबाद, इसको कहा जाता है इलाहाबाद। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इलाहाबाद इलाही धर्म के नाम पर इलाहाबाद आया है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि इसी शहर से बादशाह अकबर ने इलाही धर्म को प्रारंभ किया था। इलाही इसे लिखा है, ये कर देते हैं इलाहाबाद को इलाही कर दिया। ठीक है, तो यहीं से इलाही धर्म भी इलाहाबाद से ही शुरू हुआ था। और इसी वर्ष अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को एक गिफ्ट दिया था और उस गिफ्ट का नाम है इलाहाबाद का किला। तो जब ये इलाहाबाद का किला वो निर्मित कर रहा था तो उसी समय उन्होंने किया क्या था कि कौशाम्बी से इस अभिलेख को मंगाया था और कौशाम्बी से मंगा करके इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। ठीक है, अब बच्चों याद रखना होगा हमें कि ये जो इलाहाबाद के अंदर स्थापित किया गया था अभिलेख या स्तंभलेख, ये 1837 में गिर गया था, जिसे पुनः प्रोफेसर स्मिथ ने स्थापित कराया था। और यही कारण है कि प्रयागराज का यह अभिलेख की कुछ पंक्तियाँ ये टूट गई हैं। अब इनमें ये पूछ सकता है आपसे कि इसमें कितनी लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, प्रयागराज जो अब स्तंभलेख है इस पर 3 लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन है? ब्राह्मी, यह लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक ने किया है। देवनागरी लिपि का प्रयोग यहाँ हुआ है और संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी में प्राकृत भाषा है और देवनागरी में संस्कृत भाषा का प्रयोग यह सम्राट समुद्रगुप्त ने किया है। यह समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के नाम से जाना ही जाता है। और इसके बाद जो तीसरी लिपि है वह पर्शियन में है या आप कह सकते हैं फारसी में है और इस पर जहांगीर के अध्यादेश लिखे गए हैं। बादशाह जहांगीर के अध्यादेश हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि ये 3 लिपियां हैं और 3 युग का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्लियर? और अब हमको एक चीज़ और याद रखना होगा कि यही वो अभिलेख है जिस पर अशोक की पत्नी कारुवाकी का भी नाम लिखा है और उसके बेटे तिस्य का भी उल्लेख इसी अभिलेख में है। तो बच्चों, आपने ये था स्तंभलेख, और स्तंभलेख में आप जानते हैं ना कि एक चीज़ है और वो क्या है? आप कहेंगे धम्म है, धम्म के संदेश दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं नैतिकता का यहाँ पर मैसेज दिया गया है। ठीक है ना? अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, लघु स्तंभलेख। तो आइए हम लोग देखते हैं लघु स्तंभलेख क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि बृहद स्तंभ में क्या है, तो आप कहेंगे धम्म का मैसेज है अर्थात नैतिकताएं हैं। लेकिन जो लघु स्तंभलेख है ये हमने लिख दिया है लघु, फिर ये लिख दिया स्तंभ, मतलब माइनर, पिलर, एडिक्ट्स, अभिलेख, एडिक्ट्स। ठीक है ना? तो बच्चों, ये जो लघु स्तंभलेख हैं ये संख्या में कितने हैं? 5 हैं, 5 हैं, 5 की संख्या में। और ये कौन है? तो आप कहेंगे सांची है सर, सारनाथ है और कौशाम्बी है। 3 तो ये हो गया, एक हो गया रुम्मनदेही, इसी को आप लुम्बनी भी लिख सकते हैं, लुम्बनी, और निगलीवा लिख सकते हैं आप, निगलीवा, या इसका पूरा नाम लिखेंगे तो निगलीवा सागर हो जाएगा। क्लियर? तो आप एक काम कर लेंगे, ये जो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी है, ये जो तीनों अभिलेख हैं या लघु स्तंभलेख हैं, इन्हीं लघु स्तंभलेखों पर अशोक निर्देश देता है कि जो कोई भी संघ में मतभेद उत्पन्न करेगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति संघ में मतभेद उत्पन्न करता है तो उसे दंडित कर दिया जाएगा। ठीक है? और आप ये जो रुम्मनदेही अभिलेख है बच्चों, ये अशोक का आर्थिक अभिलेख है।
आर्थिक अभिलेख है और ये लघु स्तंभों में सबसे बड़ा भी है, ये भी याद रखिएगा। आर्थिक अभिलेख इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अशोक जब रुमनदेही की यात्रा पर है, दौरे पर है, तो वहाँ आदेश देता है, ये इस पर लिखा भी है कि भगवान बुद्ध यहीं जन्मे हैं, वैशाख की पूर्णमासी पर भगवान बुद्ध यहीं जन्मे हैं, इसलिए देवनाम्पी इस क्षेत्र के राजस्व में कमी करता है और 1/8 लेने का निर्देश देता है। मौर्यों में टैक्स कितना लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी माफ़ी की गई है? 1/24 की माफ़ी कर दी गई। 1/24 को माफ़ कर दिया गया और कितना ले रहे हैं? 1/8 ले रहे हैं। ये किस पर लिखा है? रुमनदेही या लुम्बिनी अभिलेख पर है। अब बच्चों बात आता है कि हम निगलवा सागर की बात कर दें, तो जो निगलवा सागर है आपको याद रखना होगा कि निगलवा सागर में अशोक आदेश देता है कि जो कनक मुनि हैं, मतलब बुद्ध का पूर्व अवतार है, ठीक है, तो जो कनक मुनि हैं इनकी जो स्तूप बनाया गया है, इस स्तूप का पुनर्निर्माण करके इसे भव्य किया जाए। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? निगलवा सागर में लिखा गया है। तो बच्चों ये था आपका मैटर और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने इसमें रेयर से रेयर मैटर दे दिए हैं और आपके लिए यह अत्यधिक पर्याप्त होगा। और अब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, स्तूप देखेंगे या आगे का मैटर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द लक।